लोग का डिस्कशन होगा वो है आपका हिस्टोरिकल रिसर्च। आप अपने सामने देख पा रहे हैं। ये अगर हिंदी में बताया जाए तो इसे हमें ऐतिहासिक अ, शोध कह सकते हैं इसे। और ये जैसा कि नाम से ही आपको लग रहा है, ये ऐसा रिसर्च है, ऐसा शोध है जिसमें कि इतिहास को एक बार देखने की कोशिश की जाती है, या आपका कोई पुराना घटनाक्रम हो या पुराना कोई सपोज एंशियंट पीरियड है, मेडिवियल पीरियड है, या ब्रिटिश पीरियड है, ये किसी भी समय के दौरान के किसी भी घटनाक्रम को अगर हमें जानना है, उससे अगर हमें कोई चीजों को पता करना है, या उसमें अगर कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे पुनः हम देखना चाहते हैं कि उसमें हमारे पास काफी तथ्य मौजूद हैं, हमारे पास काफी लिटरेचर मौजूद हैं, लेकिन अगर हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा जो रिसर्च ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है वो रिसर्च, और अभी अगर आपको किसी और शोध के साथ अगर ये लगता है कि नहीं, इसको एक बार और देखने की संभावनाएं हैं, या इसमें कुछ और करना बाकी रह गया है, या कुछ नॉलेज गैप आपको दिख रहा है, तो हम दोबारा अगर एक रिसर्च करें और इस घटनाक्रम को, पुराने घटनाक्रम को देखने की कोशिश करें, तो हमें एक ऐतिहासिक शोध करना पड़ेगा। और ये इसी पृष्ठभूमि पे आधारित शोध है। इसमें हमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे कोई भी, जैसे कि अगर हम बात करना चाहें कि ब्रिटिश पीरियड में शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, अगर मैं एजुकेशनल टॉपिक का बात करूं, इट कैन बी अदर थिंग्स आल्सो कि ब्रिटिश काल में कल्चरल सिस्टम हमारा कैसा था, वो भी एक हिस्टोरिकल रिसर्च होगा। लेकिन अगर एजुकेशनल का बात करेंगे तो यू कैन से इन द मुगल एरा में व्हाट वाज द एजुकेशनल स्टेटस ऑफ गर्ल्स, महिलाओं की शिक्षा कैसी थी, तो वो भी एक हिस्टोरिकल रिसर्च का विषय है। तो और ये आप जान रहे हैं कि इस तरह का शोध की संभावनाएं है। हमारा इतिहास कहीं ना कहीं हमें यह सुनिश्चित करने के लिए कहता है कि हमारा पास्ट जो है, अगर हम उसे सही ढंग से जान रहे हैं, तो हम अपने फ्यूचर या प्रेजेंट में और अच्छा और बेटर कर सकते हैं। इसलिए हमें हिस्ट्री और हिस्टोरिकल रिसर्च करने की जरूरत है। तो इसी को अगर हम आज देखने की कोशिश करें, तो मैंने इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन को कुछ विशिष्ट टॉपिकों में डिवाइड किया है, आप देख सकते हैं। पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि हिस्टोरिकल रिसर्च है क्या, इसका कंसेप्ट क्या है, इसका कॉम्प्रिहेंशन, इसका मीनिंग क्या है, आप इसको कैसे ले सकते हैं। ऑलरेडी मैंने थोड़ा बहुत आपको समझाया, लेकिन फिर भी एक बार हम इसे विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। इससे आगे बढ़ते हुए हम ये जानेंगे कि अगर एक हिस्टोरिकल रिसर्च है, तो हिस्टोरिकल रिसर्च में इसके बेसिक एलिमेंट्स क्या है, इसके अगर एक या अगर आप एजुकेशन में ही शोध करना चाहते हैं, एक हिस्टोरिकल रिसर्च आप करना चाहते हैं, तो किन पर्टिकुलर पॉइंट्स के बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। उसके बिना आप एक ऐतिहासिक शोध या ऐतिहासिक शोध विधि को हम नहीं जान पाए। तो उसे हमें पहले हम लोग देखेंगे इसके दूसरे स्टेप में। थर्ड स्टेप में कुछ और एक ऐसा है जो कि मतलब डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, लेकिन देन आल्सो दे आर सम टर्म्स जो कि कुछ पर्टिकुलर हिस्टोरिकल रिसर्च के कुछ टाइप्स के या डिफरेंट कंटेक्स्ट में उसको किस तरह से यूज कर रहे हैं, उससे रिलेटेड है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और उससे आगे बढ़ते हुए हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे हिस्टोरिकल रिसर्च का, इस ऐतिहासिक शोध की एक या दो उदाहरण देखेंगे हम लोग किस तरह से ये काम करता है। फिर हम ये देखेंगे कि इसका स्टेप्स क्या है, किस तरह से ये इसके चरण सब को डिवाइड किया गया है। और लास्टली वी कैन सी कि इसका यूजेस क्या है, यूज कहाँ कहाँ हम इसका यूज करते हैं, इसके लिए चैलेंजेस क्या क्या है, लिमिटेशंस क्या क्या है, क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेने की जरूरत है। और फाइनली वी विल कंक्लूड। तो हम लोग आगे चलते हैं। तो हिस्टोरिकल रिसर्च
is a method of inquiry that involves the systematic investigation of past events, actions, and phenomena. It seeks to reconstruct, interpret, and analyze the past based on a variety of primary and secondary sources. ये एक डेफिनेशन है हिस्टोरिकल रिसर्च का कि एक ऐसी इंक्वायरी है, एक सिस्टमैटिक, क्योंकि अगर आप रिसर्च कर रहे हैं दैट हैज टू बी सिस्टमैटिक, कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा और उसको इस तरह से हम फॉलो अप करते हैं जिससे कि हमारा पास्ट इवेंट्स, उस समय के घटनाक्रम को हम एक बार फिर से देख लें, एक बार फिर से रिकंस्ट्रक्ट करें, उसको विजुअलाइज कर सकें और फिर दोबारा इसको जानने की कोशिश करें और फिर उसको उस समय की जो चीजों को हम देख रहे हैं डिफरेंट प्राइमरी सोर्सेस या सेकेंडरी सोर्सेस से जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उसको दोबारा हम फिर इंटरप्रेट करें और इंटरप्रेट करके उसको उस पर्टिकुलर रिसर्च प्रॉब्लम को या पर्टिकुलर घटनाक्रम को अच्छे से विस्तार से हम लोग जान लें। Secondly, historical research seek to provide a contextual understanding of past events and practices. अब ये एक जैसा वर्ड दिया है, contextual understanding of past events and practices. Many a times हम historical research अगर करते हैं, अभी अगर हम अगर हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि हाँ पुरानी शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, मुगल कालीन शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, ये उसको देख लेना और फिर उसमें ये कहना कि नहीं मुगल कालीन शिक्षा व्यवस्था में पर्टिकुलर सोसाइटी के लिए शिक्षा व्यवस्था खराब थी या शिक्षा व्यवस्था की में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए बहुत ज्यादा संभावनाएं थी। ये एक नोविस रिसर्चर इस तरह से कर सकता है, एक नया रिसर्चर इस तरह से इंटरप्रिटेशन कर सकता है, लेकिन इट इज रिक्वायर्ड दैट कि आप उस कंटेक्स्ट को भी देखें, उस समय का जो सिचुएशन था, उस समय की जो सोशल सेटअप था, उस समय की जो कल्चरल सेटअप था, उस समय क्या पॉसिबिलिटी थी, उस पॉसिबिलिटी को देखते हुए आप इंटरप्रेट करें कि दैट पर्टिकुलर एग्जिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर वे ऑफ एजुकेशन सिस्टम, उस कंटेक्स्ट में यू हैव टू इंटरप्रेट। ये नहीं कि हम किसी भी तरह से इंटरप्रेट कर दे रहे हैं जस्ट ब्लंटली सेइंग कि नहीं उसका एक पर्टिकुलर सेक्शन का लिए अच्छी व्यवस्था थी, एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए अच्छी व्यवस्था नहीं थी, ये नहीं। तो इसलिए हमें ये कहता है कि आपको जो भी इंटरप्रिटेशन करना है यू हैव टू सी द कंटेक्स्ट ऑफ, कंटेक्स्ट को देखना है, पृष्ठभूमि को देखना है, उस समय के सिचुएशंस को विजुअलाइज करना है, फिर ही इंटरप्रिटेशन करना है, तो एक अच्छा हिस्टोरिकल रिसर्च कहलाएगा। इसको हम आगे और डिटेल में बताएंगे। It aims to place historical developments within their social, political, economic and cultural context. यही मैं बता रहा था कि आप जो भी हिस्टोरिकल इवेंट्स को देख रहे हैं उसको सिर्फ एक फैक्ट के रूप में लेके इंटरप्रेट नहीं कर देना है। वी हैव टू सी द एंटायर कंटेक्स्ट, उस समय की पॉलिटिकल व्यवस्था कैसी थी, सोशल व्यवस्था कैसी थी, इकोनॉमिकल व्यवस्था कैसी थी, कल्चर कैसा था, और उसके बाद इंटरप्रिटेशन करना है ना। ये हमारा एक हिस्टोरिकल रिसर्च में अगर हम सही मायने में अगर उसको आगे लेके बढ़ना चाहते हैं, उसका यूज कर सकते हैं हम प्रेजेंट में या फ्यूचर में चीजों को बेहतर बनाने के लिए, अगर हमने उसका कंटेक्चुअल इंटरप्रिटेशन किया है तो ही हम कर सकते हैं। नाउ हिस्टोरिकल रिसर्च इज ए मल्टीडिसिप्लिनरी endeavor that combines elements of sociology, anthropology, economics and other fields to explore the explain past events and their, ये भी एक डेफिनेशन ही दिया गया है, इसको अगर हम आसान भाषा में बताने की कोशिश करें, ये एक मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच भी है बिकॉज the possibilities of different disciplines, ये सोशियोलॉजी में भी किया जा सकता है बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड द सोशल कंटेक्स्ट, एंथ्रोपोलॉजी में भी किया जा सकता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द जो एग्जिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर क्रिएचर्स और दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स, उनके उनके बैकग्राउंड के बारे में भी आपको देखने के लिए एंथ्रोपोलॉजी के कंटेक्स्ट में आप इसको कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स के सेंस में भी कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स में भी इसका जरूरत है बिकॉज मेनी टाइम्स हम अगर ये देखते हैं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में किस तरह की कृषि व्यवस्था थी या किस तरह के संसाधन उपलब्ध थे, या तो इसका जरूरत है आगे के इकोनॉमिकल डिसीजन लेने के लिए, आगे के इकोनॉमिक्स में
और आगे बढ़ने के लिए ये जरूरत है कि हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में भी जाके देखें कि ये कैसे फंक्शन करती है। तो ये हमारा समझने की जरूरत है। तो ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, हर एक डिसिप्लिन में इसको प्रैक्टिस किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एजुकेशनल सब्जेक्ट में ही किया जा सकता है, इट कैन बी प्रैक्टिस्ड इन डिफरेंट अदर कंटेक्स्ट। इवन इंटरडिसिप्लिनरी करके भी आप एक पर्टिकुलर सोसाइटी को आप जब रिसर्च करते हैं, दैट हिस्टोरिकल रिसर्च फाइंडिंग कैन कंट्रीब्यूट इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, इन द फील्ड ऑफ ज्योग्राफी, इन द फील्ड ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, किसी भी फील्ड में ये कंट्रीब्यूट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर फील्ड से कन्फाइन हो जाएं। और आप ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट नाउडेज कोई भी नए यूनिवर्सिटी सब जो खुले जा रहे हैं, वो सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप देखेंगे कि डिपार्टमेंट सभी है। डिपार्टमेंट ऑफ नॉट द डिपार्टमेंट, स्कूल्स ऑफ डेवलपमेंटल स्टडीज। अब ये स्कूल ऑफ डेवलपमेंटल स्टडीज या स्कूल ऑफ वाटर साइंसेज, ये हमारा जो डिसिप्लिन का जो आइडिया है, जिसमें हम लोग कन्फाइन कर दिया डिसिप्लिन, हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी होगा, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, नाउडेज इस तरह की बात नहीं। तो अगर आप स्कूल ऑफ डेवलपमेंटल साइंस में जा रहे हैं तो आप वहाँ एक हिस्टोरिकल स्टडी कर सकते हैं कि आप पुराने व्यवस्था में या मुगल खानी व्यवस्था में या अशोका के टाइम में किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था। जो वो अगर आप एक हिस्टोरिकल रिसर्च कर रहे हैं, इट विल कंट्रीब्यूट इन द फील्ड ऑफ, अगर आप इसको कंफाइन करके फिर अलग अलग करने की कोशिश करेंगे तो इट विल कंट्रीब्यूट इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, इन द फील्ड ऑफ ज्योग्राफी, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, सब में कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो आपको ये समझना है कि ये एक ऐसा एरिया है जो कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स को साथ में लेके भी सब्जेक्ट में ये किया जा सकता है, सबके लिए ये कंट्रीब्यूट कर सकता है। हिस्टोरिकल रिसर्च इन एजुकेशनल स्टडीज एंड सोशल साइंसेज इन्वॉल्व्स, ये एक चौथा डेफिनेशन है, एक चौथा आइडिया है, मीनिंग है, जिससे आप समझ सकते हैं। इसमें भी यही बताया गया कि एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ पास्ट है, पॉलिसीज, इवेंट्स, सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट। Researchers examine how educational systems, policies, and practice have evolved and changed over time. This includes identifying key milestones, trends, and shifts. ये ऐसा है जब हम लोग बात करते हैं कि डिफरेंट पॉलिसीज, एजुकेशनल पॉलिसीज, प्री ब्रिटिश एराज पॉलिसीज, ब्रिटिश एराज पॉलिसीज, आफ्टर इंडिपेंडेंस पॉलिसीज, तो हम ये देख सकते हैं, हिस्टोरिकल रिसर्च करके ही देख सकते हैं कि ये किस तरह का चेंजेस आया है ना। और ये हमारा ट्रेंड भी बता सकता है, मेजर माइलस्टोन भी बता सकता है। सो इन दिस वे यू कैन प्रोसेस। तो अब हम लोग दूसरे पॉइंट पे आते हैं। द सेकेंड पॉइंट वाज द सोर्सेस ऑफ डेटा कलेक्शन इन हिस्टोरिकल स्टडीज। नाउ मैंने बताया कि इफ यू आर थिंकिंग अबाउट एन हिस्टोरिकल रिसर्च, देन सम की एलिमेंट्स दैट यू हैव टू कंसीडर, उसको बिना हम सोच नहीं सकते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च को। कोई भी हिस्टोरिकल रिसर्च में, हिस्टोरिकल रिसर्च से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आता है, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड few basic key elements, and the first element is about sources of data collection. अगर आप एक हिस्टोरिकल रिसर्च की अंडरस्टैंडिंग रखना चाहते हैं, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोर्सेस ऑफ डेटा कलेक्शन। एंड बेसिकली, जैसे कि अगर आप हिस्टोरिकल रिसर्च कर रहे हैं, आप इफ यू आर डूइंग ए सर्वे, इफ यू आर डूइंग ए एक्सपेरिमेंटल स्टडी, एक कॉजल कंपैरेटिव स्टडी, आपके सारे डेटा पॉइंट्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं इन दी सोसाइटी इन प्रेजेंट। आप जाते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं और लेके चले आते हैं। मेनी ए टाइम्स इंडिविजुअल्स आर देयर, इंडिविजुअल्स आपके पास मौजूद हैं, स्टूडेंट से डेटा ले लिए, टीचर से डेटा ले लिए, बट यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर कोई हिस्टोरिकल रिसर्च है, मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स आपके इंडिविजुअल्स जो हैं, जो कि लाइव पार्टिसिपेंट्स जो हैं, वो उनकी संभावनाएं सबसे कम होती हैं
और मैक्सिमम चांसेस होता है आपके डिफरेंट सोर्सेस, दैट मीन्स tangible sources, certain documents, certain recordings, certain artifacts, certain objects, certain monuments, ये सारे चीज जो है ये आपके सोर्सेस हैं whenever you are conducting a historical research। अब ये हिस्टोरिकल रिसर्च में आपका कभी भी कोई भी, जैसे मैंने बताया कि इफ यू वांट टू स्टडी व्हाट वाज द education system existing in the time of Vedic period में किस तरह का, तो from where you will get the data, कहाँ से आपको ये पता चलेगा कि उस समय वैदिक व्यवस्था में किस तरह की शिक्षा व्यवस्था थी। सो आपको हमेशा ये जानना होगा कि यू हैव टू गेट द डेटा फ्रॉम सर्टेन सोर्सेस, कहीं कुछ स्रोतों से आपको आंकड़ा एकत्रित करना है। Now, whenever we talk in the context of historical research, there are two basic categories of sources of information or sources of data collection. First one is called as primary source and the second one is called as secondary source. Many a times the students are getting confused. बहुत बार students confused हो जाते हैं कि primary source क्या है, secondary source क्या है। मैं आपको जस्ट बताने की कोशिश करूंगा कि प्राथमिक और द्वितीय स्तर का जो भी स्रोत है, आपको ये समझना होगा कि अगर आपने जहां से भी डेटा ले रहे हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ डेटा, जहां से भी आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, वो क्या आपका सबसे इनिशियल पॉइंट है, मतलब जहां से वो इंफॉर्मेशन, जहां से वो सोर्स से आया। जैसे फॉर एग्जांपल गीता जो है, गीता से अगर आप कुछ लेना चाहते हैं, भगवत गीता से आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, उससे अगर कुछ निकालना चाहते हैं, इफ यू हैव गॉट दैट भगवत गीता विथ यू, तो वो आपका एक प्राइमरी सोर्स होगा। लेकिन भगवत गीता के ऊपर अगर मेरा बात आप सुनते हैं, मैं बोलता हूँ एज एन सपोज ए स्पिरिचुअल लीडर, एक स्पिरिचुअल लीडर होके मैं आपको बताता हूँ कि भगवत गीता जो है इस तरह से है, वो है, भगवत गीता में ये बताया गया, वो बताया गया, यू कैन टेक इट लाइक दिस, तो दैट कैन बिकम ए सेकेंडरी सोर्स। बिकॉज आप, ऐसा नहीं है कि आप जाके उस प्राइमरी सोर्स से, क्योंकि आप मेरे से सुन रहे हैं, it is not it is not required that you should listen Bhagavad Gita from me, you can go and read that particular thing, वो आप जाके वो डायरेक्ट सोर्स से पढ़ सकते हैं। मेनी ए टाइम्स प्राइमरी सोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन प्राइमरी सोर्सेस पे हम नहीं जाके सेकेंडरी सोर्स से डेटा लेते हैं, दैट इज द मिस्टेक वी आर कमिटिंग। एंड मेनी ए टाइम्स देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग द प्राइमरी सोर्स अवेलेबल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूंगा कि आपका वैदिक पीरियड में शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, यू कैनॉट टॉक एट टीचर एट एग्जिस्टिंग ड्यूरिंग दैट टाइम। उस समय का कोई टीचर, कोई पर्टिकुलर शिक्षक अभी लिविंग नहीं है जिससे कि आप जाके बात कर लेंगे कि आप बताइए कि किस तरह की शिक्षा व्यवस्था है। तो यू कैन नॉट रीच टू दैट, बट यू, आपको क्या डिपेंड करना पड़ेगा, उससे रिलेटेड अगर कोई बुक लिखा हुआ अवेलेबल है जिसमें लिखा गया है कि वैदिक पीरियड में किस तरह की शिक्षा व्यवस्था थी, तो आपको उसी पे डिपेंड रहना पड़ेगा, आपको उसी से डेटा लेके आना होगा, उसी से ही इंटरप्रेट करना पड़ेगा। अब उसको सही बनाने के लिए यू, अब इसमें समझना है कि कंट्रोल जरूरी है कि भाई आप कहीं कोई गलत बुक से ना पढ़ लें या कुछ गलत इंटरप्रिटेशन नहीं। तो यू व्हाट यू कैन डू, यू कैन वेरीफाई फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। जब बहुत सारी बुक को देखिए आप, जो वैदिक एरा में लिखा गया है कि वैदिक एरा में किस तरह की चीजें होती थी और क्या व्यवस्था थी शिक्षा की। तो ये हमें सोचना है कि हमारे लिए प्राइमरी सोर्स वो है, जस्ट यू ट्राई टू सी द डेफिनेशन, प्राइमरी सोर्सेस आर डायरेक्ट और फर्स्ट हैंड पीसेस ऑफ एविडेंस फ्रॉम द हिस्टोरिकल पीरियड बीइंग स्टडीड। सपोज आप हड़प्पा के बारे में अगर आप देखना चाहते हैं कि वहाँ क्या उस समय, या नालंदा, सपोज एजुकेशन का लेते हैं, नालंदा के विश्वविद्यालय जो है उसमें शिक्षा व्यवस्था कैसी थी या किस तरह की थी, तो आप सपोज दिल्ली में रह के एक रिसर्च कर रहे हैं एंड आपको वो देखना है कि वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था। तो अगर एज ए रिसर्चर आपको लगता है कि क्या जरूरत है हमें वहाँ नालंदा के रिम्स में जाके, खंडर में जाके हम फिर से एक बार देखें किस तरह का एक्चुअल एग्जिस्ट करता है, चलिए एक वीडियो देख लेते हैं उसके ऊपर।
है ना। या कोई अगर कोई एक व्यक्ति वहां से घूम के आया हुआ है, कोई एक्सपर्ट है जो जो आप जानते हैं कि वो वहां से घूम के आया हुआ है, बहुत बार यूट्यूब पे बहुत सारा ट्रेवलॉग मिलता है जिसमें वो बताते हैं कि भाई ये जगह ऐसा है वैसा है, आपने उसको देख लिया तो वो सेकेंडरी सोर्स हो जाएगा। प्राइमरी सोर्स ये है कि आप खुद जाएं वहां से और वहां पे जाके खुद देखें कि वहां पे क्या किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर था या किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर लग रहा है कि ये एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो आप अगर खुद जाके वहां से जाके डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, दैट बिकम ए प्राइमरी सोर्स एंड दी चांसेस आर आल्सो देयर। अगर वो नहीं रहता, रिव्यूज भी नहीं रहता, वो कुछ भी अवेलेबल नहीं रहता, तब आप ये बोल सकते थे कि नहीं ये तो पॉसिबल नहीं है, हम क्या करेंगे। तो यू कैन गो एंड डिपेंड अपॉन दोज वीडियोज, वीडियो से ही आप कुछ कर सकते हैं, प्राइमरी सोर्स वहाँ नहीं मिल रहा है। तो ये हमें सोचना है। बहुत बार ये हम गलती करते हैं कि प्राइमरी सोर्स हमारे पास एग्जिस्ट है, करता है, लेकिन वी डोंट गो टू द प्राइमरी सोर्स, वी ट्राई टू गेट द थिंग्स फ्रॉम द सेकेंडरी सोर्स। एग्जांपल आप देख सकते हैं, बहुत बार हम बच्चे डिसर्टेशन भी लिखते हैं, थीसिस भी लिखते हैं, और वो जैसे मान लीजिए कि वो एस के मंगल का बुक देख रहे हैं या जे एस वालिया का बुक देख रहे हैं या आपका लोकेश कौल की बुक देख रहे हैं या आपका बेस्ट की बुक देख रहे हैं। अब उस बुक में ही अगर किसी पर्टिकुलर ऑथर को साइट करके लिखा गया है कि अकॉर्डिंग टू दिस ऑथर ये पर्टिकुलर कंसेप्ट है, हम लोग क्या करते हैं कि चलो ये इसी को मानते हैं और उसको लेके हम लोग आगे यूज भी कर लेते हैं। अगेन यू साइट आल्सो दैट वन, कि आप उसको उसी तरह से साइट भी कर देते हैं। लेकिन एक अच्छा रिसर्चर होगा कि ठीक है, अगर क्योंकि उस बुक में जरूर इसका रेफरेंस भी दिया होगा कि ये पर्टिकुलर जो कंसेप्ट लिया गया है, सपोज स्किनर का ही कोई लिखा गया है या किसी और किसी एजुकेशनिस्ट का स्टेटमेंट दिया गया है। अगर आपको उसका ओरिजिनल बुक मिल जाता है, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कि ऐसा हो सकता है कि आपको नहीं मिले, लेकिन अगर संभावनाएं हैं, देन यू गो एंड रीड दैट पर्टिकुलर प्राइमरी सोर्स फर्स्ट। प्राइमरी सोर्स जो है वो फर्स्ट हैंड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जहां से आपको लेना चाहिए। सपोज आपको किसी स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में ही जानना है, तो आप उस स्पोर्ट्स पर्सन से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो वो उससे अच्छी बात हो नहीं सकती। लेकिन उसके बारे में अगर आप किसी और से पूछते हैं एंड देन यू कलेक्ट डेटा, तो वो एक सेकेंडरी सोर्स हो जाता है। तो हमारा कोशिश ये होना चाहिए कि इफ द पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइमरी सोर्स इज देयर, देन यू रीच टू द प्राइमरी सोर्स, एंड इफ द पॉसिबिलिटी इज नॉट देयर इन एनी कंडीशन, देन यू शुड गो फॉर सेकेंडरी सोर्स। और ये दोनों दोनों यूज होता है, इक्वली यूज होता है, दोनों की अलग अलग जरूरतें हैं और उसके हिसाब से हम काम करते हैं। नाउ जस्ट ट्राई टू सी द प्राइमरी एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी सोर्स। आर्काइवल डॉक्यूमेंट्स, जो आर्किव सब अवेलेबल हैं, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फाइल्स, ये सब, और ये प्राइमरी सोर्स है। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ करना है, तो कॉन्स्टिट्यूशन से अगर आप कुछ रेफरेंस लेना चाहते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे लिखा गया है, क्या लिखा गया है, कितने सेक्शन है, कितने सब सेक्शन है, तो आप अगर आपके कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी अगर आपको मिल जाती है भारत का कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो उसका प्राइमरी सोर्स है, वो उससे उससे पहले का कुछ नहीं है लेकिन अगर उसी का, बहुत बार देखिए कि मार्केट में भी कॉन्स्टिट्यूशन के का एक कंपाइल करके बहुत सारे बुक्स बहुत डिफरेंट ऑथर्स के द्वारा लिखे हुए मिलेंगे आपको, बट दैट इज नॉट द प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स है। बट यू कैन गेट द कॉन्स्टिट्यूशन कॉपी आल्सो। एंड अगर आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का मतलब ये नहीं कि आप जाके, लेकिन उसका जो परफेक्ट कॉपी हो, है ना, जो पब्लिश किया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पब्लिश किया गया है, इफ दैट वन यू आर एबल टू गेट दैट वन, देन वो आपका प्राइमरी सोर्स है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो गया, वो उसका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है अगर आपको मिल रहा है, उसका वर्जन आपको मिल जा रहा है, दैट अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का देखिए समरी करके कहीं बहुत ऑथर ने लिखा हुआ है, बहुत सारे बुक्स निकल गए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे लिखा हुआ, तो दैट इज ऑल आर सेकेंडरी सोर्सेज, दोज आर नॉट द प्राइमरी सोर्सेज। तो बहुत बार हम सेकेंडरी सोर्स, हमें कहीं मार्केट में घूम रहे हैं, हम बुक से दुकान में गए, देन यू विल गेट, बिकॉज वो ऑथर जो है वो उस बुक सेलिंग के लिए उनको
व्हाट उनकी मार्केटिंग के लिए वो खर्चा करते हैं, देन यू विल गेट दैट कॉपी एज क्विकली एज पॉसिबल। बट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यू हैव टू गेट इट फ्रॉम योर ओन एफर्ट। अपना एफर्ट लगा के आप डाउनलोड करें उसको, रिक्वेस्ट करें तो आपको मिलेगा। तो ये आप समझिए सेंसस रिकॉर्ड्स यू कैन गेट, एग्जैक्ट डेटा यू कैन गेट, ओरिजिनल डेटा यू कैन गेट, बट इफ अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो आप देखिए सेंसस रिकॉर्ड का डिफरेंट वेबसाइट्स पे आपको मिल रहा है सेंसस रिकॉर्ड, लेकिन वो सेंसस रिकॉर्ड जो है वो प्राइमरी नहीं है, दैट इज इन डिफरेंट वर्जन। हो सकता है कि उसमें पूरी तरह से सही बातें ना हो। पर्सनल कॉरेस्पॉन्डेंस, लेटर्स, डायरीज, पर्सनल जर्नल्स, आप जानते हैं कि डिफरेंट एक्सपीरियंस्ड पर्सन्स हैं आपके, आपके महात्मा गांधी के बहुत सारे लेटर्स, जवाहरलाल नेहरू के बहुत सारे लेटर्स आपको डिस्कस किया जाता है। उनके लेटर से हम लोग बहुत तरह की स्टडीज और किस तरह का कन्वर्सेशन होता है, इसके ऊपर हम लोगों ने स्टडी किया है। लेटर्स अगर आप किसी को डायरेक्ट पूछते हैं, सपोज आई वांट टू, नाउडेज लेटर्स का मीनिंग मैं बोल रहा हूँ, आज आज के डेट में लेटर्स का मतलब आप किसी को ईमेल करते हैं। सपोज आई वांट टू आस्क समथिंग टू दी पर्टिकुलर एक्सपर्ट, किसी प्रोफेसर से जो कि हिस्ट्री का डिपार्टमेंट का प्रोफेसर हो, एंड आई आई हैव टेकन अप ए स्टडी इन हिस्टोरिकल रिसर्च, और मैं उस प्रोफेसर से ही अगर मैं डायरेक्ट कन्वर्सेशन करता हूँ कि आप बताइए कि इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का एग्जिस्टेंस या उसके बारे में कब से यहाँ पढ़ाई स्टार्ट हुई, तो एक कोई पुराना यूनिवर्सिटी के बारे में हम पूछ रहे हैं, उस मतलब सपोज जेएनयू हो गया या कुछ उस तरह की यूनिवर्सिटीज है, तो आप उनसे प्राइमरी अगर आप जिससे आपको डेटा लेना है, अगर आप उनके साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन करके उनका ओरिजिनल लिखा हुआ चीज आपको अगर मिल जाता है, देन इट बिकम्स ए प्राइमरी सोर्स। पर्सनल जर्नल्स में किसी का खुद से एंट्री किया हुआ अगर नोट्स है, दैट इज आल्सो प्राइमरी सोर्स, है ना। जैसे यहाँ लिखा गया पर्सनल जर्नल्स रिटेन बाय इंडिविजुअल्स ड्यूरिंग द हिस्टोरिकल पीरियड। बहुत सारे पुराने लोग अगर जीवित हैं, उनका लिखा हुआ अगर कुछ, या जीवित नहीं भी हो लेकिन उनका लिखा हुआ अगर कुछ नोट है, अगर उनके उनके द्वारा तो कुछ शॉर्ट नोट्स, एनेक्डोटल नोट्स या जर्नल्स एंट्री अगर आपको मिल जाता है, दैट इज आल्सो प्राइमरी सोर्स। फोटोग्राफ, विजुअल मटेरियल, ये भी प्राइमरी सोर्स है। अगर फोटोग्राफ्स मिल जाते हैं आपको तो होगा। ओरल हिस्ट्री, इंटरव्यूज, रिकॉर्डेड इंटरव्यूज एंड ट्रांसक्रिप्ट, किसी का जैसे मान लीजिए बहुत सारे ऐसे, मान लीजिए जवाहरलाल नेहरू का इंटरव्यू आपको मिल जा रहा है, महात्मा गांधी का कोई इंटरव्यू मिल जा रहा है जिसमें किसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के बारे में बताया गया है, जैसे बेसिक एजुकेशन पे आप रिसर्च कर रहे हैं और महात्मा गांधी का बेसिक एजुकेशन पे बोला हुआ कि कोई एक स्पीच आपको मिल जाता है या कोई एक इंटरव्यू का एक्सपर्ट मिल जाता है, तो आप उसको देख, आप उसको एक तरह से प्राइमरी सोर्स के रूप में लिख सकते। न्यूज पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स, अगर आपको पुराना कोई ओरिजिनल न्यूज पेपर मिल जाता है जिसमें चीजें लिखी गई हैं, तो आपको उसी समय का, अभी का न्यूज़पेपर में आप उसके बारे में लिख रहे हैं, देन इट बिकम सेकेंडरी सोर्स। बट उसी समय जो ये इवेंट हुआ उस समय का अगर कोई न्यूज़पेपर मिल गया जिसमें उस समय की, जस्ट उस समय की बात कही गई, आप जानते होंगे स्वतंत्रता संग्राम के समय सो मेनी फ्रीडम फाइटर्स वेर देयर, जिनका एसोसिएशन जो है बहुत सारे पब्लिकेशन को निकालता था, तो उस पब्लिकेशन में जो लिखा गया है दैट आल्सो रिफ्लेक्ट्स मेनी थिंग्स अबाउट दैट पर्टिकुलर पीरियड, है ना। उस समय के बारे में बहुत कुछ बताता है ना, और वो भी एक तरह से आपको एक इंफॉर्मेशन दे सकता है। देन अदर थिंग्स कैन बी आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स का मतलब ऑब्जेक्ट सब उस समय का, अगर मान लीजिए आप नालंदा का वहाँ जाके आप देखते हैं कि वहाँ का स्कल्पचर सब कैसा बना हुआ है, या आपको वहाँ उस समय का कोई कॉइन मिल गया, उस समय का कोई व्हाट यू कैन से वेसल्स मिल गया, बर्तन मिल गया, यूटेंसिल्स मिल गया, वो सब आपका आर्टिफैक्ट्स में जाएगा। स्पीचेस एंड स्पीच ट्रांसक्रिप्ट ऑलरेडी मैं बता दिया। लिटरेरी वर्क, उनका अपना लिखा हुआ लिटरेरी वर्क, है ना। आपको मान लीजिए कबीर दास, रविदास, ये सब के ऊपर अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं तो आपका उनका लिखा हुआ अगर कुछ मिल जाता है लिटरेरी वर्क, देन इट बिकम प्राइमरी सोर्स। उन्हीं के ऊपर अगर आप कर रहे हैं और उन्हीं का लिखा हुआ आपको मिल गया, दैट कैन बी प्राइमरी सोर्स। ऑडियो एंड वीडियो रिकॉर्डिंग उस समय का, है ना, जैसे हम देखते हैं बहुत बार
हमारा ये जब इंडिपेंडेंस डे आता है तो उस समय एक एक पर्टिकुलर क्लिप है जिसमें हमेशा ये पता, जवाहरलाल नेहरू का जो क्लिप है जिसमें इंडिया का इंडिपेंडेंस के समय जो उन्होंने स्पीच दिया था, वो एक ओरिजिनल फुटेज है। वो एक प्राइमरी सोर्स होगा। ऑफिशियल रिपोर्ट्स एंड मिनट्स, ये ऑलरेडी मैंने ऑफिशियल जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमारे प्राइमरी सोर्स। Now, secondary sources are work created by later scholars, researchers, and historians who have analyzed and interpreted primary source to provide context, explanation, and historical narratives. These sources are valuable for understanding a broader context and history. अब जब अगर ये पुराने जो ओरिजिनल सोर्स हैं उस सोर्स के ऊपर अगर किसी और ने लिखा, सपोज आई विल डू अ हिस्टोरिकल रिसर्च, प्राइमरी सोर्स से सारा एविडेंस लेके मैंने कुछ लिखा कि मुगल कालीन व्यवस्था में शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, और मेरे रिसर्च को अगर कोई फॉलो करके आगे काम करेगा, देन माय रिसर्च विल बिकम ए सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। वो एक सेकेंडरी सोर्स होगा। मेरा रिसर्च, मेरा थीसिस, मेरा आर्टिकल, है ना, डॉक्यूमेंट्री फिल्म एंड टेलीविजन प्रोग्राम्स, जैसे आप देखे होंगे भारत एक खोज, एक प्रोग्राम आता था दूरदर्शन पे, बहुत दिनों तक चल रहा था, जिसमें उस समय की व्यवस्था के बारे में बताया गया था कि या हिस्टोरिकल पीरियड में इंडिया में क्या क्या चीजें थी, अच्छी अच्छी चीजें क्या थी, हमारी शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, हमारा नॉलेज सिस्टम कैसा था। these are those are not the original recordings, लेकिन उसका एक रिप्रेजेंटेशन था, और उसको देख के भी हम बहुत लोग बहुत तरह की चीजों को कंक्लूड करते हैं। तो दैट इज आल्सो वन सोर्स, बट इट इज सेकेंडरी सोर्स। बायोग्राफीज एंड ऑटोबायोग्राफीज, बायोग्राफीज ऑटोबायोग्राफी, इनफैक्ट आपका बायोग्राफी मेनी टाइम्स इट कैन बिकम ए प्राइमरी सोर्स, यहाँ लिखा गया, बट ऑटोबायोग्राफीज आर बेसिकली द सेकेंडरी सोर्स। हिस्टोरिकल एटलेसेस, बहुत सारे हिस्टोरिकल एटलेसेस हैं जो कि उस समय के एग्जिस्ट जियो पॉलिटिकल जो चीजें थी उसको दिखाता था। तो आप देख लीजिए, इसको सेकेंडरी में से रखा गया है। जस्ट नाउ आल्सो यू कैन अंडरस्टैंड कि हमारे इंडिया का, भारत का मैप जो कोई बनाता है, हम लोग बनाएंगे तो कुछ और बनाएंगे, चाइना बनाता है तो कुछ और बनाता है, पाकिस्तान बनाता है तो कुछ और बनाता है, देन इट बिकम ए सेकेंडरी सोर्स। एक सेकेंडरी सोर्स है बिकॉज इट डिपेंड अपॉन द इंटरप्रिटेशन। आप जैसे उसको यूज कर रहे हैं उसके ऊपर उसका इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड करता है। अगर आप उसको प्राइमरी समझ लें और आपका इंटरप्रिटेशन जो है वो गलत हो जाएगा, बिकॉज यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। बहुत सारा हमारा जो क्षेत्र है, हमारा भारत का जो क्षेत्र है, उसको अलग अलग तरह से दिखाया जा रहा है। तो हिस्टोरिकल एटलेसेस जो है, आप अगर सब जगह का एटलेसेस को देखने की कोशिश करेंगे, सब में डिफरेंस दिखेगा। साइंटिफिक वे में जाएंगे वो एक अलग बात है, दूसरा दिखेगा आपको, लेकिन आपके डिफरेंट कंटिनेंट्स, डिफरेंट कंट्री, उसको अलग अलग तरह से। इंसाइक्लोपीडिया एंड रेफरेंस वर्क्स, इंसाइक्लोपीडिया जो है वो सेकेंडरी सोर्स है। ऑनलाइन रिसोर्सेज वो सेकेंडरी सोर्स है। मैंने अभी बताया कि सेंसस का डेटा आपको ओरिजिनल भी मिलेगा और डिफरेंट अदर वेबसाइट्स पे भी आपको सेंसस डेटा मिलेगा, बट दोज आर सेकेंडरी सोर्स। इजीली मिल जाएगा। म्यूजियम एग्जिबिट्स, म्यूजियम्स में जो एग्जिबिट्स रखे गए हैं, दैट आर आल्सो सेकेंडरी। हिस्टोरिकल फिक्शन, हिस्ट्री के हिस्टोरिकल इवेंट्स पे जो पिक्चर बनाया गया, जैसे आपने जानते हैं कि बहुत सारे पिक्चर बनाया गया है, अकबर के ऊपर बहुत सारा बना है, आपका पृथ्वीराज चौहान के ऊपर बहुत सारा बना है, सीरियल्स बहुत सारा बना है, बट दोज आर सेकेंडरी सोर्स। अभी 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 आप देखें कि अभी एक आदि पुरुष करके बना दिए, पता नहीं क्या बना है, वो तो मेरे को समझ में नहीं आया कि क्या क्या उसमें दिखाना क्या चाहते, क्या है वो करना, पता नहीं। सो इस तरह अगर देखिए, अगर सेकेंडरी सोर्स को कितना ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, इसका एक क्लासिकल एग्जांपल है दिस पर्टिकुलर पिक्चर आदि पुरुष, कि उसमें वो बताना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं, किसको दिखा रहे थे, क्या कर रहे थे, पता नहीं। सो मच कंफ्यूजन। तो उसको अगर कोई देख ले, आजकल का जो बच्चे हैं, अभी का जनरेशन का, वो अगर उसको फॉलो करेंगे तो पता नहीं उनको क्या समझ में आएगा और क्या समझेंगे। तो हिस्टोरिकल फिक्शंस, रिव्यू आर्टिकल्स, अगेन इसके नाम से ही पता चल रहा है रिव्यू आर्टिकल, दैट मींस दिस आर सेकेंडरी सोर्स, नॉट प्राइमरी वन। तो आपको मैंने एक बताया कि इसका फर्स्ट बेसिक एलिमेंट ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च इज सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। सेकंड जो बेसिक एलिमेंट है जो कि हिस्टोरिकल रिसर्च
उसको डिफाइन करता है, इट इज कॉल्ड एज क्रिटिसिज्म, समालोचना। क्रिटिसिज्म जो है इसका सेकेंड सोर्स ऑफ बेसिक एलिमेंट है एक हिस्टोरिकल रिसर्च का। एक आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कहाँ से आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया। अगर आपने हिस्टोरिकल रिसर्च किया है, द वैलिडिटी द रिलायबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर हिस्टोरिकल रिसर्च विल बी गाइडेड बाय आस्किंग यू द क्वेश्चन कि फ्रॉम वेयर यू गॉट द डेटा, कहाँ से आप डेटा लाएं, किससे, कौन से प्राइमरी सोर्स से ले। आप नालंदा के ऊपर आपने स्टडी किया, क्या आप नालंदा गए थे, वहां जाके आपने विजिट किया, वहां के लोगों से बात किया। तो ये अगर आप बोलते हैं कि नहीं मैंने ऐसा किया है, मैंने उसके ऊपर एक मूवी देख ली, वीडियो, दैट दैट पर्टिकुलर वैलिडिटी ऑफ योर रिसर्च विल बी चैलेंज। तो इसलिए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एक बेसिक एलिमेंट है। जब एग्जिस्टेंस था, आपके पास संभावनाएं थी कि आप पहुंच सकते थे वहां पे और वहां से जाके डेटा ले सकते थे, आपने नहीं किया और आपने दूसरे तरह से किया। तो ये आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो एक बहुत ध्यान देने वाली बात है। द सेकेंड वन इज क्रिटिसिज्म। नो क्रिटिसिज्म जो ये है, एक क्योंकि आपका इसका नाम से आपको दिख रहा है क्रिटिसिज्म, जब भी आप डिफरेंट सोर्सेज से इंफॉर्मेशन लेते हैं, उस इंफॉर्मेशन को आप किस तरह से प्रस्तुत करते हैं या समझते हैं, या उसको कितने सच्चाई से आप जान पाते हैं। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपने पर्टिकुलर कोई नालंदा के रियून्स में जाए, नालंदा विश्वविद्यालय जो है, वहाँ अगर उसके जो अवशेष है, अब तो उसको के नया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बना दिया गया है, अलग कैंपस कर दिया गया, लेकिन जो उसका पुराना जो रिमेन्स है, वहाँ अगर कोई विजिट करे और वहां विजिट करने के बाद जो वो लिखता है कि उस समय की क्या व्यवस्था थी, किस तरह का शिक्षण व्यवस्था था, क्या इसका हिस्टोरिकल पास्ट है, इट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ क्रिटिकल एनालिसिस, बहुत सारे समालोचना, और ये आप बहुत ही सोच समझ के, और कितना अच्छा आप उसकी सच्चाई को जान पाते, कितना अच्छे तरह से आप जो वहां पे था उसको आप विजुअलाइज कर पाते हैं, हर एक कंटेक्स्ट को देखते हुए। उस पे डिपेंड करता है कि आपका हिस्टोरिकल रिसर्च कितना ज्यादा वैलिड है, किसकी कितना उसकी रेप्लिकेबिलिटी है, कितना उसको दोहराया जा सकता है, कितना उसको जनरलाइज किया जा सकता है। अब क्रिटिसिज्म में दो तरह के क्रिटिसिज्म है। फर्स्ट स्टेटमेंट ही आपको यहाँ दिख जाएगा, आपको दिख रहा होगा यहाँ, फर्स्ट स्टेटमेंट ही आप देख लीजिए। ये जो आपको इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म जो आपको यहाँ दिख रहा है, internal and external criticism, this is the basic two types of criticism। ये दो क्रिटिसिज्म के दो तथ्य हैं जिसको कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका पर्टिकुलर व्हाट यू कैन से एक हिस्टोरिकल रिसर्च के लिए। इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म are essential aspects of historical research that help ensure the reliability, validity and credibility of historical sources of interest। इंटरनल और एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म जो है ये सुनिश्चित करता है कि आपका हिस्टोरिकल रिसर्च कितना वैलिड है, कितना क्रेडिटेबल, कितना उसको रिलायबल समझा जा सकता है, कितना क्रेडिबिलिटी है उसका, कितना उसको क्रेडिबल समझा जाए, कितना उसको यूज किया जाए, कितना उसको रेप्लिकेट करने के बारे में सोचा जाए। ये आपका डिपेंड करता है आपके इंटरनल और एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म के ऊपर। अब इंटरनल क्रिटिसिज्म क्या है, एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म क्या है, मैं थोड़ा दोनों को संक्षेप में बताऊंगा, देन यू कैन अंडरस्टैंड। देखिए, इंटरनल क्रिटिसिज्म है कि जिससे भी आप डेटा ले रहे हैं, जिससे भी, अगर मान लीजिए आप नालंदा गए और नालंदा में आपको जैसे फॉर एग्जांपल आप कुछ खरीदने भी जाते हैं, नालंदा के बाहर आप देखेंगे बहुत सारे शॉप्स लगे हुए हैं, और वहां अगर कोई आपको बोलता है, कोई एक पत्थर रखे हुए है और पत्थर को दिखा के बोलता है कि ये पत्थर जो है ना उसी बिल्डिंग का है, ये उसी बिल्डिंग का है, जिस जो अंदर में है उसी का एक टुकड़ा है, ये इसको आप देख सकते हैं, इसको आप खरीद सकते हैं, इसको रख सकते हैं। लेकिन क्या वो जो ये बात बोल रहा है वो सही बता रहा है, या उसने कहीं सड़क से एक पत्थर उठा के रख दिया है और आपको बोल रहा है कि नहीं ये तो नालंदा के इसी से लिया गया है, उसी के रील से ही रखा गया है। इंटरनल क्रिटिसिज्म
talks about the authenticity of that particular object. अगर कोई मान लीजिए कि आप एक हिस्टोरिकल रिसर्च कर रहे हैं और एक डॉक्यूमेंट आप ले आए हैं, उस डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर किया गया है, अब्राहम लिंकन का सिग्नेचर किया हुआ है, और आपने उसको लाके दिखाया कि ये देखिए, ये डॉक्यूमेंट जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, ये इसी डॉक्यूमेंट में सारा कुछ लिखा गया है, अब्राहम लिंकन किस तरह के डिसीजन लेते थे, उसको देखिए किस तरह का डिसीजन उन्होंने लिया है। लेकिन ये क्या, वो जो आपको जो डॉक्यूमेंट दिया जा रहा है वो क्या ओरिजिनल है? इसको इसका क्या प्रमाण है? क्योंकि आप जानते हैं कि जो सिग्नेचर्स की कॉपीज होते हैं, कोई कॉपी कर दिया हो, कोई उसमें छेड़छाड़ हो गया हो, जो लिखा हुआ है अंदर का मटेरियल, वो ऊपर जो लिखा गया है वो कुछ और हो गया हो, सिग्नेचर फिर कुछ और हो गया हो। तो ये, जब ये सारी चीजों के बारे में आप सोचते हैं, कोई आपको कॉइन मिला, अगर आप गए और कहीं आपको एक कॉइन मिला और आपको बोला गया देखिए ये कॉइन जो है ना, ये अकबर के समय का कॉइन है, बट उस वो है कि नहीं, वो अकबर के समय का कॉइन है कि नहीं, उसको कौन प्रमाणित करेगा? या कोई फैब्रिक आपको कोई कपड़ा दिखा के बोलता है, या कोई बर्तन दिखा के बोलता है, कोई वेसल ला के देता है, एंड दे से दैट दिस पर्टिकुलर वेसल और दिस पर्टिकुलर यूटेंसिल इज ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। लेकिन इसको कौन, वैलिडिटी उसका कैसे प्रमाणित होगा कि वो उसी समय का है? सो इंटरनल क्रिटिसिज्म इज अबाउट दैट वन। ये आपको बताता है कि आपका जो सोर्स है, इंक्लूडिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स जो है, it involves assessing the internal characteristics and qualities of the source to determine its trustworthiness and reliability. उसका ट्रस्टवर्दीनेस हम देखेंगे, उसका रिलायबिलिटी देखेंगे कि क्या इस पे विश्वास किया जा सकता है, ये वही चीज है जो इसको बोला जा रहा है। सोर्स ऑथेंटिसिटी आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ लिखा भी गया है सोर्स ऑथेंटिसिटी के बारे में। तो आपने जो भी आप बोल रहे हैं वो क्या ऑथेंटिक है? वो जैसे मैंने बताया, सिग्नेचर हो या कॉइन हो या कुछ ऐसी कोई बुक ही है, बोला कि ये बुक जो है ये इनके द्वारा लिखा गया है, लेकिन ये बुक क्या ओरिजिनली उनके द्वारा लिखा गया है, उसको कौन प्रमाणित करेगा? तो ये सारा चीज इंटरनल क्रिटिसिज्म का बेसिक है। बायस एंड पर्सपेक्टिव, इट अलाउज रिसर्चर टू आइडेंटिफाई एंड बायसेस पर्सपेक्टिव और एजेंडाज प्रेजेंट इन ए सोर्स। तो ये जब भी आप सुनिश्चित कर पाते हैं, देन इट इज कॉल्ड एज इंटरनल कंसिस्टेंसी एंड कोहेरेंस। जो भी ये बोल रहा है, जो भी उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में जो चीज है, वो क्या कितना ज्यादा सटीक है, कंसिस्टेंट है। कहने का मतलब ये है कि कंसिस्टेंसी भी वही चीज है कि आप, अगर आप इस बात को बोल रहे हैं, क्या दूसरे सोर्स में भी वही चीज लिखा गया है, तीसरे सोर्स में भी वही लिखा गया है? अगर सारे सोर्स में वही चीज बताया जा रहा है, या सारे कॉइन जो आपने कॉइन कलेक्ट किए वो सारे कॉइन एक जैसे दिख रहे हैं, देन ओनली यू कैन से दैट दिस पर्टिकुलर कॉइन जो है उस पर्टिकुलर एरा का है या उस पर्टिकुलर समय का है। Documents and attribution. Researchers examine the source for proper documentation and attribution. They check for references. हाँ, ये जो मैं बता रहा था कि अगर आपको किसी ने बोल दिया कि नहीं ये बुक है, ये बुक तो उनके द्वारा लिखा गया था, बस यू गो एंड चेक कि आपका जो उसमें जो लेखक ऑथर का नाम है कि नहीं, प्रॉपर एट्रीब्यूशन दिया गया कि नहीं, प्रॉपर साइटेशन किया गया है कि नहीं। और उससे आप पता कर सकते हैं कि वो, जैसे एग्जांपल के लिए आपको बताएं कि बहुत बार अंदर का बुक किसी ने लिख दिया, ऊपर में नाम किसी का लगा दिया, ये जस्ट ट्राई टू समझ, दिस इज कॉल्ड इंटरनल क्रिटिसिज्म, कि हमको उसको पढ़ के ही लगता है कि अरे ये तो उनके द्वारा लिखा हुआ चीज है नहीं, ये लिखा हुआ किसी और का है, लेकिन नाम हमने डाल दिया। ये इंटरनल क्रिटिसिज्म है कि आपने ये देख लिया कि एक मिनट।
वन मिनट। ओके। सो जैसे आप इंटरनल क्रिटिसिज्म में, और आप देख सकते हैं कि इंटरनल क्रिटिसिज्म में एक और, जैसा कि उसका नाम से ही पता चल रहा है आपको, इंटरनल क्रिटिसिज्म इज समथिंग अबाउट कि कोई आपको ये बोल देता है कि सपोज अगर किसी, अब आजकल जैसे एग्जांपल के लिए मैं बता दूं कि आप बहुत सारे चैनल में बहुत सारी चीजों को देखते होंगे, और जैसे ही किसी एक पर्टिकुलर चैनल को हम, न्यूज चैनल का बात अगर हम करें, जैसे ही पर्टिकुलर न्यूज चैनल को हम स्विच करते हैं तो न्यूज चैनल में जैसे ही चीजें आती हैं, वो चीजें, वो उस पर्टिकुलर, जनरली अभी आप ये भी देखे होंगे कि जब व्हाट यू कैन से, जब ये इंडिया अलायंस जो अभी बना है, उन्होंने एक लिस्ट निकाला कि ये कुछ कुछ जो जर्नलिस्ट हैं, वो जर्नलिस्ट को हमें नहीं जाना है, उस चैनल पे नहीं जाना है, या उनको एंटरटेन नहीं करना है। तो ये आपका बता रहा है, ये कहीं ना कहीं आपका इंटरनल क्रिटिसिज्म को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे ही आप, उनके दिमाग में ये चलता है कि नहीं, अगर ये पर्टिकुलर चैनल है तो यहाँ तो इसी पार्टी को सपोर्ट करने वाली बात कही, सच्ची बातें नहीं कही जाएगी, या उस पार्टी को अपोज करने वाली बात कही जाएगी। यही बात है, जब हम किसी के बारे में, अगर आप कोई हिस्टोरिकल बुक या हिस्टोरिकल राइटिंग कहीं देखते हैं, फिर जब आप उस ऑथर के बारे में देखते हैं किसने लिखा, है ना, अगर अकबर के बारे में उसी का कोई दरबारी लिखा है, तो अगर आपको हमेशा से ये पता रहेगा कि ये दरबारी जो है, ये जो लिख रहा है, ये अपने मन से लिख रहा है, या क्योंकि वो अकबर के दरबार का है, उसको वहां से तनख्वाह मिलता है, उसका लिविंग वहीं से आता है, या वो प्रेशर में लिख रहा है। तो जैसे ही हम किसी पर्टिकुलर ऑथर का या किसी पर्टिकुलर चीजों का लिखा हुआ देखते हैं, तो हम उसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो लिखा हुआ है वो पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट जो यहाँ जो निकल रहा है, ये जो लिखा, इनकी एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, उस ऑथर की पृष्ठभूमि क्या है। सेकेंडली, अगर हम ये सोचने की कोशिश करें कि अच्छा, ये पर्टिकुलर व्यक्ति जब ये लिखा होगा, उस समय उसके ऊपर किस तरह की सिचुएशन होगा, किस प्रेशर में लिख रहा है, या फ्री होके लिख रहा है, या अगर इसको क्रॉस वेरीफाई भी करना है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, इंटरनल क्रिटिसिज्म जो है वो ज्यादा सीरियस मैटर है, ज्यादा सीरियसली इसको समझने की जरूरत है। तो अगर हम ये देखते हैं कि अकबर का दरबार में कोई है, वो उसके बारे में लिख रहा है, तो अगर उसने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी है, तो क्या सही में वहाँ शासन व्यवस्था अच्छी थी या शिक्षा व्यवस्था अच्छी थी? तो हम ये कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है, अब इसी समय अगर हम कोई उसके अपोजिट, कोई उसका शासक रहा हो या कोई उसका विरोधी रहा हो, वो क्या लिख रहा है अकबर के बारे में, उसके उसके लिखा उसके डॉक्यूमेंटेशन में या उसके लेखनी में क्या किस तरह की बातें कही। अगर वो भी लिख रहा है कि नहीं ठीक है, उस समय शासन व्यवस्था अच्छी थी, शिक्षा व्यवस्था अच्छी थी, तो हम फिर बोल सकते हैं कि हमारा उस समय की शासन व्यवस्था, उस समय की शिक्षा व्यवस्था में इस तरह की बात है। तो बायसनेस, ये हमें सोचना है किस आइडियोलॉजी के का वो व्यक्ति था जो उसके बारे में लिखा है, किस तरह या आप किसी किसी पौराणिक व्यक्ति से बात ही कर रहे हैं, आप जानते हैं कि कोई पर्टिकुलर सोच को रखता हो, और आप उससे बात कर रहे हैं, उस समय के बारे, इतिहास के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, और वो महिमा मंडन कर रहा है, उसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल रहा है, तो आपको हमेशा सोचना होगा कि ये जो बोल रहा है, क्या ये बायस होके बोल रहा है या कि एक्चुअल सिचुएशन था। इंटरनल क्रिटिसिज्म इस तरह की बातें कहता है। फिर आप देखें, बहुत बार कोई चीज लिखा जाता है, कोई लिखा हुआ चीज है, और मैंने कुछ और सोच के लिखा है, लेकिन एज ए एक्सपर्ट, एज ए रिसर्चर, हम उसका कुछ अलग मीनिंग निकाल रहे हैं। बहुत बार देखे होंगे, कोई स्पीच देता है, वो स्पीच जो है कुछ अलग सोच के बोला, लेकिन जब
समझने वाला जो है उसको कुछ अलग तरह से ले लिया। ये भी इंटरनल क्रिटिसिज्म का ही फैक्टर है कि आप किसी चीज को अगर जिस समय लिखा गया था वो कुछ अलग कुछ दूसरा चीज सोच के लिखा गया था, वो ये नहीं सोचा गया था कि इसका यूज किया जाएगा अभी के एजुकेशनल सिस्टम को जानने के लिए। वो कुछ अलग सोच के लिखा होगा, और वो हो सकता है वो ये सोच के लिखा गया हो कि हमारा राजा जो है वो खुश हो जाए, इसलिए हम ऐसा चीज लिखते हैं। तो अगर आप उस अंदर द लाइन या बिलो द लाइन अगर आप पढ़ सकते हैं तो आपका एक हिस्टोरिकल रिसर्च अच्छा आप कर सकते हैं। इंटरनल क्रिटिसिज्म इस तरह की बातें कहता है जब आप चीजों से मीनिंग जो एक्चुअल मीनिंग जो निकल रहा है वो आप निकाल पा रहे हैं कि नहीं। कंसिस्टेंसी एंड कोहेरेंस, जैसे मैंने बताया कि आप अकबर के दरबार के लोगों से बात कर लीजिए, बाहर के लोगों से बात कर लीजिए, और फिर आप मैच करा के देखिए कि हाँ सबके बात मैच हो रहा है, सब लोग यही बोल रहे हैं कि उस समय शिक्षा व्यवस्था अच्छी थी, तो अच्छी थी। डॉक्यूमेंट का एट्रीब्यूशन देख लीजिए, आप देखिए कि सही में उसने लिखा था कि किसी और का बात को हम साइड कर रहे हैं। लैंग्वेज एंड स्टाइल, जो लैंग्वेज द लैंग्वेज एंड स्टाइल जो जिससे वो लिखा गया है उसको आप देखने की कोशिश करें कि कहीं वो अ, उससे जो हम इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि ये उनके द्वारा लिखा गया है, लेकिन एक्चुअली उसके लैंग्वेज से लग रहा है कि नहीं ये किसी और का लिखा हुआ है, इसको क्लेम किया जा रहा है किसी और के बारे में। तो ये हमारा फिर हमारा इंटरप्रिटेशन जो है वो अलग हो जाए कंटेक्स्ट ऑन। अब दूसरा जो एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म जो है वो आपका बात करता है, ये कॉम्परेटिवली इजी है, ये आप साइंटिफिक वे से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये देखना चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर सोर्स आपके पृथ्वीराज चौहान के समय का है, तो आप पृथ्वीराज चौहान के समय का ये जो पीरियड है, जो टाइम है, उसका उस पर्टिकुलर पॉइंट का आप हिस्टोरिकल डेटिंग कार्बन डेटिंग करा के पता कर सकते हैं कि उसी समय का है कि नहीं, है ना। या आप उस पर्टिकुलर सिचु आप उसका लैब में टेस्ट करा सकते हैं, या किसी हिस्टोरिकल एक्सपर्ट से आप ये चेक करवा सकते हैं कि वो पर्टिकुलर उसी ड्यूरेशन का है कि नहीं, या उसी चीज का। आप देखे होंगे कि जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो बता देते हैं कि है ये हैंडराइटिंग जो है ओरिजिनल नहीं है, ये हैंडराइटिंग किसी और का है। तो आप एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म जो है वो आपका जनरली एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म जो है वो आप किसी दूसरे एक्सपर्ट्स का हेल्प लेके आप करवा सकते हैं। साइंटिफिक इक्विपमेंट का यूज करके आप एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म पता कर सकते हैं कि वो कॉइन उसी समय का है कि नहीं, वो बुक उसी समय का है कि नहीं, वो सिग्नेचर उसी समय का है कि नहीं, ये सब आप पता कर सकते हैं। लेकिन इंटरनल क्रिटिसिज्म के लिए आप एज ए रिसर्चर आप कितना साउंड है, आप कैसे उसका मीनिंग निकाल पा रहे हैं, आप उसको कितना अच्छा समझ पा रहे हैं कि उसमें बायसनेस है कि नहीं, वो जो कहना चाह रहा है वही मैं समझ रहा हूँ कि नहीं, ये रिसर्चर की एबिलिटी को दिखाता है। तो ये इंटरनल क्रिटिसिज्म और एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म जो है ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्टर है। डेटिंग, जैसे मैंने बताया, डेटिंग एंड डेटिंग मेथड्स आपको ये देख लेना होगा कि वो जो है वो उसी समय का है कि नहीं, और कार्बन डेटिंग के द्वारा आप इसका एज स्टेब्लिश कर सकते हैं। सोर्स क्रिएटर कौन है, आपका उस समय का सोशल पॉलिटिकल क्लाइमेट जो है वो जैसा दावा किया जा रहा है वही था कि नहीं, आप इसका भी एक्सपर्ट्स के द्वारा पता कर सकते हैं, है ना। तो ये हमें देखना है। अब मैं शॉर्ट में थोड़ा सा बता दूं आपको कि आपका एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म जो है, जैसा कि नाम से ही है कि ऊपर ऊपर से अगर आप ये चीजों को उसका सोर्स के बारे में आप ये देखना चाहते हैं कि वो सोर्स जो है उसी समय क्रिएट हुआ था कि नहीं, उसी समय उन्हीं के द्वारा लिखा गया था कि नहीं, वो जो बोला जा रहा है वही चीज वो है कि नहीं, ये सब एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म है। लेकिन उससे जब आप मीनिंग निकालने की बात करते हैं, उसका जब इंटरप्रिटेशन निकालने की बात करते हैं, उस समय आप चीजों को जब अगर समझ पाते हैं कि नहीं ये जो लिखा हुआ है ये जो है बायस होके लिखा गया है, ये जो कहा गया है वो किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी से बिलोंग करता है इसलिए ऐसा लिखा गया है, ये जो कहा गया है इसके अंदर एक्चुअल चीज जो है वो कुछ और है, और वो एक्चुअल चीज को आप अगर समझ लेते हैं तो ये सब इंटरनल क्रिटिसिज्म है। इंटरनल क्रिटिसिज्म जो है ये आपका एक्सपर्ट्स का रिसर्चर का एक्सपर्टाइज पे डिपेंड करता है, और एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म जो है वो आप उसमें बाहर के लोगों का हेल्प ले सकते हैं, एक्सपर्ट से बुला लीजिए, आप साइंटिफिक इक्विपमेंट का यूज कर लीजिए, कार्बन डेटिंग कर लीजिए। तो ये आपका मैंने चार चीजें बताया, सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन,
और प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज, और क्रिटिसिज्म में इंटरनल क्रिटिसिज्म एंड एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म। इसके साथ साथ दो चार और चीजें हैं। पहला है हिस्टोरिकल नैरेटिव। ये भी हिस्टोरिकल रिसर्च की बात है, जिसमें अगर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन से, अगर आप उसके पुराने कोई जो बहुत पूरा पहले का आदमी हो, उसका एक नरेशन सुनते हैं कि हाँ इस समय जो की व्यवस्था जो थी इस तरह की थी, तो हिस्टोरिकल नैरेटिव वो कहलाता है। ए कोहेरेंट एंड स्ट्रक्चर्ड अकाउंट ऑफ पास्ट इवेंट्स ऑफन क्रिएटेड थ्रू द एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज। तो अगर अगर आप एक नरेशन लिखते हैं, आप पूरे प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेस के बारे में एनालिसिस करने के बाद आप एक स्टोरी लिखते हैं, एक नरेशन लिखते हैं, उसको पूरा डिस्क्राइब करते हैं, तो वो हिस्टोरिकल नैरेटिव कहलाएगा। हिस्टोग्राफी, दिस रेफर्स टू स्टडी ऑफ मेथड्स एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ अदर हिस्टोरियंस। दूसरे हिस्टोरियंस का रिसर्च वर्क के बारे में, का जो मेथड जो उन्होंने यूज किया, उसको आप क्रिटिसिज्म करते हैं, उसको क्रिटिकली एनालाइज करते हैं, उनके इंटरप्रिटेशन को आप एनालाइज करते हैं। बहुत बार बहुत चीज आपको मिलता है और आपको लगता है नहीं, जैसे आजकल हिस्ट्री के बुक्स को लेकर बहुत सारी बातें होती हैं, और ये हमेशा से होती रही है। अब फिर से हिस्ट्री के बुक्स को हम लोग लिख रहे हैं, बहुत सारी चीजें जो एक्चुअली हमें पढ़ना चाहिए हमने नहीं पढ़ा, बहुत सारी चीजें जिसको छुपा दिया गया, नहीं दिख सबके सामने रखा गया, ये हम उसको सामने लाने की कोशिश कर रही किया जा रहा है। कुछ कुछ हम दूसरों का इतिहास पढ़ रहे हैं, अपना इतिहास जो है हम नहीं देख रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारा एक हिस्टोग्राफी जो है, ये इस तरह का ही काम करता है कि दूसरे के द्वारा, दूसरे हिस्टोरियंस के द्वारा जो भी मेथड और इंटरप्रिटेशन यूज किया गया, उसको जब आप चैलेंज करते हैं और उसके बारे में अगर कुछ बताते हैं, तो वो हिस्टोग्राफी कहलाएगा। पीरियोडाइजेशन, ये भी एक हिस्टोरिकल रिसर्च का पार्ट है। हिस्टोरिकल रिसर्च ऑफन इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग टाइम पीरियड्स इनटू मैनेजेबल यूनिट्स टू फैसिलिटेट एनालिसिस एंड अंडरस्टैंडिंग। तो बहुत बार जैसे हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है, मॉडर्न एरा, मिडिवल एरा, एंशिएंट एरा, तो जनरली हिस्टोरिकल रिसर्च में हम डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड में चीजों को डिवाइड करते हैं, तो वो पीरियोडाइजेशन होता है। और ये तीन बेसिक एलिमेंट हैं जो कि हिस्टोरिकल रिसर्च में यूज किए जाते हैं। अब दो एग्जांपल दिया गया, एक जनरल एग्जांपल है, जैसा पहला एग्जांपल है टू एग्जामिन द कॉजेस, इवेंट्स एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ अमेरिकन सिविल वार। अगर ये देखना है कि अमेरिकन में सिविल वार क्यों हुआ, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ये ऑब्जेक्टिव है आपका, रिसर्च का ऑब्जेक्टिव है कि सिविल वार क्यों हुआ। तो आपके लिए प्राइमरी सोर्स क्या होगा, लेटर्स, डायरीज, फोटोग्राफ्स। सेकेंडरी सोर्स क्या होगा, बुक्स एंड आर्टिकल। अगर उस समय का फोटोग्राफ, लेटर्स, ये सब मिल जाता है, जो कि अवेलेबल है, तो वो आपको कुछ बता सकता है। और आपके बहुत सारे बुक्स और लिटरेचर ऑलरेडी हैं, उसको आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप मेथड में आप एनालाइज करेंगे सारे डॉक्यूमेंट्स को, और फिर अपनी फाइंडिंग्स को इंटरनल और एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म करते हुए सबके सामने लेके आएंगे। तो ये तो एक जनरल एग्जांपल हुआ। अगर एजुकेशन का एग्जांपल देखें, तो जैसा मैंने बताया था, टू इन्वेस्टिगेट द एजुकेशनल स्टेटस ऑफ वुमेन ड्यूरिंग द यूरोपियन रेनेसा। तो ये रेनेसा के टाइम में किस तरह का वुमेन्स का एजुकेशन था, अगर वो देखना चाहेंगे, तो वो भी एक हिस्टोरिकल रिसर्च होगा, एजुकेशनल हिस्टोरिकल रिसर्च होगा। आर्काइवल रिकॉर्ड्स, हिस्टोरिकल म्यूजियम्स, रिव्यू आर्टिकल्स, राइटिंग्स ऑफ रेनेसा फिगर्स एंड स्कॉलरी एनालिसिस ऑफ द एरा। ये सारे रिकॉर्ड्स को आप देखें, उसके बाद एक्सपर्ट से बात करें, और रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हुए इंटरनल और एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म के साथ आप अपनी फाइंडिंग्स को सामने लेके आते हैं। तो ये दो एग्जांपल्स है। नाउ व्हाट आर द स्टेप्स। स्टेप्स क्योंकि आसान है, बार बार हर रिसर्च में मैं स्टेप्स बताता हूँ, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये पहला है आपका रिसर्च टॉपिक को आइडेंटिफाई करना। और रिसर्च टॉपिक मैंने अभी बताया, जैसे अगर मैं बोलूँगा ब्रिटिश पीरियड में किस तरह की स्कूल शिक्षा की व्यवस्था थी, वो एक हिस्टोरिकल टॉपिक है, रिसर्च का टॉपिक है। Defining research objective, then you write the objectives, 4 5 objectives you can write, and many times you write research questions। जैसे मैंने बोला कि ब्रिटिश काल में विद्यालय शिक्षा कैसी थी, ब्रिटिश काल में आपके अंग्रेजी शिक्षा कैसी थी, अंग्रेजी भाषा की शिक्षा
क्या स्थिति थी। ये डिफरेंट टाइप के इस तरह के क्वेश्चन आप 3-4 बना सकते हैं। फिर आप प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज को आप पता कीजिए। अगर यही क्वेश्चन मैं आगे लेके जाऊं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप प्राइमरी सोर्सेज में अगर कोई लिविंग अभी भी है, हो सकता है क्योंकि इंडिपेंडेंस के पहले के लोग अभी भी हैं, तो उनको आप ले सकते हैं। और उसके साथ साथ आप वो प्राइमरी सोर्स हो जाएंगे उस समय का कोई लेटर है, डॉक्यूमेंट है, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स है, आपका एजुकेशनल पॉलिसी सब उस समय जो आया था, वो रिपोर्ट सब अगर आपके पास है तो वो प्राइमरी सोर्स है। न्यूज़पेपर्स, फोटोग्राफ्स, ये सब प्राइमरी सोर्स होंगे। सेकेंडली यू कैन गो टू द म्यूजियम्स, लाइब्रेरीज, वहाँ से रिव्यू मटेरियल्स को आप ले सकते हैं और वो आपका भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होगा। तो आप प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स को ये कीजिए, पता कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए एंड उसके लिए फिर एफर्ट लीजिए, एक्सेस कीजिए, उसको देखिए। सोर्स क्रिटिसिज्म, अब आपको ये जो भी सोर्स है वो सोर्स को पहले क्रिटिसिज्म करिए, देखिए कि वो कितना ऑथेंटिक है, कितना सही है या बायस्ड है। जो बोलना चाह रहा है वही हम समझ रहे हैं कि नहीं, उसी को इंटरप्रेट कर रहे हैं कि नहीं, उसके सही भावनाओं को समझ रहे हैं कि नहीं, उसमें जो अंडर द लाइन जो लिखा गया है, एक्चुअल जो सिचुएशन था वो हम समझ पा रहे हैं कि नहीं। ये हमारा सोर्स ऑफ क्रिटिसिज्म सबको आइडेंटिफाई करना है। देन यू राइट डेटा, देन यू कलेक्ट द डेटा, तब आप उसको समझने की कोशिश करें। जो अगर ऑब्जेक्ट्स हो, रिपोर्ट्स हो, फैक्ट्स हो, जो भी है आप उसको देखें फिर आप, एंड फिर इसको डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। यू कैन गो फॉर आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स, पैटर्न देखें, थीम देखें, थीमेटिक एनालिसिस करें, कोडिंग करें, डिकोडिंग करें, क्योंकि क्वालिटेटिव पैरामीटर्स है इसमें, तो ऐसा तो नहीं है। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि किस तरह की थीम निकल के आ रही है, क्या थीम जनरेट हो रहा है, क्या स्टोरी जनरेट हो रहा है। देन हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन आप करें, या आप नैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं, फिर आप अपना इंटरप्रिटेशन लिख सकते हैं। और हिस्टोग्राफिकल रिव्यू आप कर सकते हैं। आप पुराना जितने भी एग्जिस्टिंग लिटरेचर हैं पहले से, उसको आप देखिए, लिटरेचर रिव्यू करिए और उसके बाद आप कंक्लूजन ड्रॉ कीजिए, आप कोराबोरेट कीजिए पुराने फाइंडिंग से आपके फाइंडिंग्स को, और फिर समझाने की कोशिश कीजिए कि किस क्यों इस तरह की सिमिलैरिटी या कोई डिफरेंसेस आ रहा है, तो उसको हाईलाइट कीजिए, क्या रीजन हो सकता है। and then you write your report and peer review and publication, then you, आप इसको जरूरत पड़े तो आप किसी और से भी रिव्यू करवाइए एंड देन यू गो फॉर पब्लिकेशन। तो ये आपके सारे स्टेप्स हैं। इसके बाद लास्ट पार्ट ये है कि इसका यूज कहाँ कहाँ हो सकता है। तो हम अगर अपने पास्ट को समझना चाहते हैं, वहाँ हिस्टोरिकल रिसर्च का यूज है, और पास्ट हमें जानना जरूरी है, पास्ट को हम देखते हैं तो हमारा फ्यूचर प्रेजेंट जो है वो अच्छा हो सकता है। कंटेक्सुअलाइजेशन, they allow us to contextualize contemporary issues and events by examining their historical roots and development। आप ये देख सकते हैं कि अच्छा अभी अभी शिक्षा व्यवस्था ऐसी है तो उसके पीछे ये रीजन था, पहले ये सब हुआ है, इसके कारण अभी ऐसा हो रहा है। तो ये हमें सोचना है कंटेक्चुअलाइजेशन में, आपको समझाने क्यों हम अभी भी शिक्षा व्यवस्था हमारी, हमें दूसरे देशों की या डेवलप देशों की शिक्षा व्यवस्था से पीछे रह गई, उसके पीछे उसका रीजन जानने के लिए आप हिस्टोरिकल रिसर्च से आप समझ सकते हैं। लर्निंग फ्रॉम द पास्ट, अगेन हिस्टोरिकल रिसर्च करने से आप पुराने गलतियों को, डिसीजन मेकिंग में क्या क्या खामियां रह गई उसको हम समझ सकते हैं। अपने कल्चर को, अपने सिस्टम को भी, अगर कुछ अच्छी बातें रही हैं आपके हिस्टोरिकल सिस्टम में, आपके पास्ट में, आपके एजुकेशनल सिस्टम में, एजुकेशनल व्यवस्था में अगर कुछ अच्छाइयाँ हैं, उसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं, उसको फिर हम आगे लेके आ सकते हैं। जैसे आजकल बात हो रहा है इंडियन नॉलेज सिस्टम का, जिसमें हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा पुराना पास्ट में क्या क्या अच्छी बातें थी, और उस अच्छी बातों को हम क्या फिर दोबारा लेके आ सकते हैं इस तरह से अपनी शिक्षा व्यवस्था में। तो ये कैसे होगा, ये हिस्टोरिकल रिसर्च करके ही आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आइडेंटिटी एंड मेमोरी, हिस्टोरिकल स्टडीज, अब हिस्टोरिकल स्टडी जो है एक तरह से हमारी आइडेंटिटी भी स्टैब्लिश करती है, हमारे कल्चरल हेरिटेज को भी बचाती है, हमारे पास्ट को भी सुरक्षित रखती है, और कहीं ना कहीं हमारे पुराने चीजों को हमें दोबारा याद, क्योंकि अदरवाइज हम लोग भूल जाएंगे, हमें पता ही नहीं है कि हमारा पास्ट क्या है। जैसे किसी से बोला जाता है कि आपका घर कहाँ है, आपका
कहाँ से आप बिलोंग करते हैं। तो ये हमारे लिए इसके बारे में कहानी कहने के लिए कुछ होगा ही नहीं। हमें पता ही नहीं है कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ हमारा पास्ट क्या रहा है, हम किधर से ओरिजिनेट किए हैं, हमारे पास कुछ है ही नहीं। वी कैन जस्ट ट्राई टू मॉडल, आप हम मॉडल करने की कोशिश करते हैं वेस्टर्न कल्चर को या वेस्टर्न तरीकों को, और हम सोचते हैं कि वही वही हमारा पास्ट है, उसी के जैसा हो जाना है तो हम अच्छे हो जाएंगे। लेकिन हिस्टोरिकल रिसर्च जो है वो हमें बताता है कि हमारा पास्ट क्या था, हम और अभी अगर हम हैं, और जो भी हमारा है वो अगर वेस्टर्न वर्ल्ड से अगर अलग है तो उसके पीछे क्या कारण है वो भी हमें पता चल जाता है। और ये एग्जिस्टेंस जो डिफरेंसेस है वो भी अच्छा है, इसमें कोई खराब बात नहीं है। इसकी इसकी सच्चाई भी हमें पता चलती है। तो ये हमें देखना है कि बहुत सारे ऐसे कंट्री है जो हमारे हिस्टोरिकल पास्ट को, हमारे हिस्टोरिकल व्हाट यू कैन से हिस्टोरिकल जो हमारा ग्लोरी था उसको हमें वो जान के अपना अपना फ्यूचर वो अच्छा कर ले रहे हैं। लेकिन हम क्या है, हम अपना पास्ट को जानना नहीं चाहते हैं, या हम इतना गलत तरीका से जाने हुए हैं कि हम उसको याद ही नहीं करना चाहते हैं उसको, उसके साथ हम अपने आप को जोड़ना ही नहीं चाहते। तो ये कहीं ना कहीं हमारे आइडेंटिटी और हमारे मेमोरी के लिए भी जरूरत है। एजुकेशन सिस्टम, ये तो मैं बताया कि एजुकेशनल हमारा पुराना चीज को हम समझेंगे तो उस समय कैसे बच्चों को पढ़ाया जाता था, कैसे सिखाया जाता था, जो आजकल हम चाइल्ड सेंट्रिक मेथड का बात कहते थे, ये बहुत पहले हमारी शिक्षा व्यवस्था में थी। छात्र को ही एक तरह से सारे चीजों करने के लिए सारे छूट दिया जाता था कि वो अपना अपने आप को कैसे रखना है, कैसे संभालना है, कैसे अपने लाइफ में कैसे स्ट्रगल को फेस करना है, आगे बढ़ना है, ये सब चीज हमारे हिस्टोरिकल एजुकेशनल सिस्टम में था। पॉलिसी डेवलपमेंट के लिए, पॉलिसी भी अगर कोई बनाना है, कोई भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी आया, हम पुराने सारे पॉलिसीज को एक बार फिर से जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जिससे कि हम उसको, उसमें की जो अच्छाइयाँ हैं उसको प्रिजर्व कर सकें, और उसको हम आगे लेके जा सकें। तो इसके लिए भी जरूरी है। और ये हमारे जो म्यूजियम्स या आर्काइवल रिकॉर्ड्स में बढ़ोतरी के लिए वहाँ पे भी चीजें और भी अवेलेबल हो जाएं, और भी चीजें वहाँ रहे, जिससे कि हम अपने हिस्ट्री को, अपने कल्चर को प्रिजर्व कर सकें, उसके लिए भी अच्छा है। लीगल एंड इथिकल इन्वेस्टिगेशन, अब हिस्टोरिकल रिसर्च इज यूज्ड इन लीगल केसेस एंड एथिकल इंक्वायरीज, अभी देखे होंगे सच स्टोरी एंड कल्चरल आर्टिफैक्ट्स। अभी आप ये इसको पढ़ने के बाद मेरे को याद रहा, जैसे अभी हमारा राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद वाला केस है, और अभी आगे अभी काशी विश्वनाथ के बारे में बात हो रही है। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारा हिस्टोरिकल रिसर्च या हिस्टोरिकल एविडेंसेस जो है वहाँ यूज किए जा रहे हैं, जाते हैं, जिससे कि हम ये पता कर सकें कि भाई एक्चुअली रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है, और उसको भी एक लीगल प्रोसीजर में एक हेल्प के रूप में, एक असिस्टेंस के रूप में यूज किया जा सकता है। तो ये भी एक कंट्रीब्यूशन है हिस्टोरिकल रिसर्च। पब्लिक हिस्ट्री, historians engage in public history projects including documentaries make history accessible to wider audience। तो ये जनरल ये बोल सकते हैं कि हिस्टोरिकल रिसर्च से हमारा जो भी बच्चे स्टूडेंट्स स्कूल्स में, हायर एजुकेशन में जो भी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ये हिस्टोरिकल रिसर्च करने के बाद ही वो सब लिटरेचर या बुक्स लिखे जा रहे हैं। तो ये उसके लिए भी पब्लिक हिस्ट्री जो है उससे क्रिएट हो रही है, और डिफरेंट तरह के सोर्सेस हमें हम क्रिएट कर पाते हैं। अब ये थोड़े से चैलेंजेस के बारे में बात यहाँ पे है। Some historical periods of events may have limited or fragmented sources। ये आपका कुछ limitations के बारे में बात कह रहा है। जो टॉपिक वही है, यूजेस एंड चैलेंजेस एंड चैलेंजेस का यहाँ बात कह रहे हैं हम लोग, यूजेस का बात हमने कर लिया। तो बहुत सारे ऐसे हिस्टोरिकल पास्ट हैं जिसमें कि हमारे पास सोर्सेस अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ हमें समझ में ही नहीं आता है कि हम उसके पास को कैसे जाने और कैसे उस समय के बारे में जानकारी इकट्ठा करें। अगर सोचेंगे कि हाँ
जैसे हमारे पुराने वैदिक टाइम में बोला जाता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा था, बहुत आगे का था, लेकिन हमारे पास इसको प्रूव करने के लिए, इसमें आगे बढ़ने के लिए, इसको स्टैब्लिश करने के लिए ना एविडेंस सोर्सेस ही नहीं है, इंफॉर्मेशन ही नहीं है, या डिस्ट्रॉय कर दिए गए, या अब नहीं पता है कि कहाँ है। तो ये कहीं ना कहीं एक चैलेंज है। बायस है नहीं, अगर हम बायसनेस एक हिस्टोरिकल रिसर्च में अगर बायसनेस आ जाए, खुद एज ए रिसर्चर हम बायस्ड हो, हमारा एक अलग आइडियोलॉजी हो, तो फिर हम जस्टिस नहीं कर सकते। प्रिजर्वेशन एंड डीके, हिस्टोरियंस डॉक्यूमेंट्स एंड आर्टिफैक्ट्स, और ये भी होता है कि बहुत सारे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड जो है वो नष्ट हो रहे हैं, डिटोरिएट हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, तो वो भी अगर नहीं है तो हमारे लिए एक चैलेंज है। कल्चरल सेंसिटिविटी, कंडक्टिंग रिसर्च ऑन सेंसिटिव हिस्टोरिकल टॉपिक, जैसे मैंने बताया बाबरी मस्जिद और काशी विश्वनाथ और ये राम जन्मभूमि और मथुरा, ये सब चीजों पे अगर हम कहीं ना कहीं इस पे रिसर्च करने से, एक कल्चरल इशू है और प्रॉब्लम इशू है, और इसको बहुत सेंसिटिव समझ के बहुत अलग तरीके से अप्रोच करना पड़ता है। ये ऐसा नहीं कि कोई एक रिसर्चर इसको स्टडी के रूप में ले ले और कर ले। तो ये कल्चरल सेंसिटिविटी के बारे में भी सोचना है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ये ऑलरेडी मैंने बताया, बहुत सारा कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं, इंटरप्रिटेशन एंड सब्जेक्टिविटी, वो तो सब्जेक्टिविटी आता है। मैं कुछ बता रहा हूँ, हमारा हिस्ट्री कुछ अलग सोचता है, किसी और पर्टिकुलर कम्युनिटी का हिस्ट्री कुछ और बोलता है, वो किसी और चीज को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, हम कोई और चीज को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। तो सब्जेक्टिविटी इज ए चैलेंज, लिमिटेड स्कोप्स, historians cannot study every aspect of the past, और ये नहीं है हिस्टोरिकल, क्योंकि ऑलरेडी एविडेंसेस सोर्स इंडिविजुअल के रूप में तो है नहीं, उसका ऑथेंटिसिटी बहुत काफी कम है, लिमिटेशन है। तो वो भी कहीं ना कहीं एक सोर्स इवैल्यूएशन, सोर्स को बारे में सही मायने में कि वो ऑथेंटिक है कि नहीं, रिलायबल है कि नहीं, वो भी अगर हम सही ढंग से नहीं कर पाए तो हम गलत इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। कंटेक्चुअलाइजेशन में भी अगर हमारे पास ऑलवेज प्लेस हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड सोर्सेस इन द हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, ये मैं स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर हम कंटेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए नहीं अगर इंटरप्रिटेशन कर पाए, तो हमारा हिस्टोरिकल रिसर्च का फाइंडिंग जो है वो गलत हो सकता है। उस समय की सोशल सिचुएशन, उस समय का पॉलिटिकल सिचुएशन के एस्पेक्ट में आप उस सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को देखेंगे, तो ही आप सही इंटरप्रिटेशन कर पाएंगे। डाइवर्स पर्सपेक्टिव, कंसीडर मल्टीपल, आप कोई भी रिसर्च का फाइंडिंग के लिए, हिस्टोरिकल रिसर्च का फाइंडिंग को डाइवर्स वे में देखना पड़ेगा, बहुत तरह का पर्सपेक्टिव उसका है, हर पर्सपेक्टिव के बारे में सोचना है। इथिकल कंसिडरेशन मैंने ऑलरेडी एग्जांपल के साथ आपको बताया कि बहुत सारे ऐसे सेंसिटिव इश्यूज हैं जिसके ऊपर आपको रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च करने में थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती है, और उसको सोचना है। और ये तो मैंने बता दिया, ये पीयर रिव्यू, सीख पीयर रिव्यू हमेशा करना है। जब भी आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आप अपने पीयर ग्रुप से भी आप उस काम को जरूर दिखाएं और उससे फीडबैक लें। देन इन कंक्लूजन, historical studies are invaluable for understanding our past and its impact on the present. While they come with challenges and limitations, careful research practices and ethical consideration can help mitigate these issues and contribute to the advancements of historical knowledge. Historical research in educational studies and social sciences is a rigorous and scholarly endeavor that requires careful consideration of sources, historical context, and the broader implication of past events and practices. It contributes to our understanding of the development of educational systems, social structures, and societal changes over time. So this was in brief about historical research. The basic element which I discussed in this was what is historical research. Whenever you are just trying to see the past of our, suppose in the field of education, past educational systems, past educational system during British period, pre-independence period, yeah, or at the medieval period, at or Mughal period, or any other period. And it is one example. Or if you want to see that the school system, how it was there in some other basic particular or American education system during what you can say 17th century, or some during what was the situation of what you can say European education during after the First World War. These all are example of historical research. Now in this I also talked about two sources of information.
that is primary sources. When you go to the basic first hand experience from the real source, from where it is originating, then it is primary source of information. If you get the original books, original photographs, original video recordings of that particular person, like Mahatma Gandhi's recording, and you are doing some research on basic education, then it is a primary source of information. Similarly, if you are getting the things from already, suppose I told you that suppose I will do a research, historical research on basic education, and I am using the different sources of information, primary and secondary, and I am reporting about that basic education, idea of basic education after independence. Then if someone is following my research report, then it is a secondary source. So secondary source is not the primary source. It is uh, the converted report or the second hand sources which can be used for doing historical research. Then I talked about internal and external criticism. Whenever your source you get, whenever you identify your source, you should be able to do the internal and external criticism. External criticism is quite, can be done by the external experts from the scientific angles also. It is the same thing which is it is saying that I am from British period, or I am from Harappa civilization time. Then if you have got equipments to prove that date, then you can prove that if it is originally from that particular period. Or suppose you want to verify that particular coin or that particular utensil, if it is originally from that particular place or that particular civilization, then these all things are called as external criticism. Or that particular biography, suppose a biography is written by particular person, then if it is originally written by him, then it is external criticism. Internal criticism is when you try to convey the meaning out of it. Suppose you want to write about that particular coin, suppose in that coin a particular figure is made, एक figure बनाया गया उस coin के ऊपर में, and you are saying that suppose a bird figure is there, and you are saying that bird was used because they used to pray bird during that particular period. आप ये लिख देते हैं कि नहीं, बर्ड्स को या पक्षियों को उसमें पूजा किया जाता था, इसलिए वो बर्ड बनाए हुए हैं कॉइन पे. बट मे बी द रीजन इज समथिंग डिफरेंट. रीजन ऐसा रहा होगा कि नहीं, वो बर्ड को उनका एक उनका फूडिंग सिस्टम में, उनके खाने में सबसे प्रिय वस्तु के रूप में सबसे ज्यादा वो एनिमल्स या बर्ड्स को खाते थे, इसलिए उन्होंने बर्ड उसमें बना के रखा था. तो ये हमारा इंटरनल क्रिटिसिज्म की कमी होगी. उसका इंटरप्रिटेशन कुछ अलग था, लेकिन मैंने कुछ अलग इंटरप्रिटेशन, आई इंटरप्रेटेड इन सम अदर वे. आई इंटरप्रेटेड दैट टोटल मीनिंग हैज चेंज. मीनिंग वाज टोटली डिफरेंट. he was doing that particular research, that idea was totally different. But उसी तरह से कोई कहानी लिखा गया है, story has been written, 2 lines has been written, then if you are saying that that particular thing means this one, and उस एक्चुअली में उसका मतलब कुछ अलग हो रहा हो, तो ये फिर आपका इंटरनल क्रिटिसिज्म का फैलेसी होगा और आप सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं. तो ये आपको सोचना है कि आपको ये आप कर पा रहे हैं कि नहीं. तो ये आपका इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म हुआ, एंड बोथ plays a vital role to conducting historical research. Similarly, if you go further, then I told you the steps of historical research. Historical research के सारे steps आपको बताए गए, and in that way, what are the uses of historical research, how it is important, and what are the limitation of historical research, that also I have discussed. तो ये सारी चीजें थी आपका historical research के बारे में. I hope you have understood the things.